यहाँ पर बैठे हुए हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जनक सिंह जी, छोटू खां जी, पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन सुमार खान जी, सरपंच पति मेघराज जी, पीपी व्यास जी, तमाम यहाँ पर सरपंच काठोड़ी, यहाँ के आसपास से आए हुए तमाम सरपंच, पूर्व सरपंच, जलवाड़ा फतेहगढ़ के भी पूर्व सरपंच, कोयला के सरपंच तन सिंह जी, काफ़ी लोग आज सभी मेरे लिए आदरणीय हैं। पिता के लिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज बहुत ही शुभ काम होने जा रहा है। जैसलमेर की बहुत बड़ी ज़रूरत थी ये। अभी ठीक है मेरे सामने कि हमेशा लोगों के बीच में चर्चा रहती है कि अक़लियत के जो लोग हैं वो शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछड़े हुए हैं, और उसके लिए हम सबको चिंता भी करनी चाहिए और आगे अच्छे प्रयास भी करने चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने आज राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, और मुझे अक़लियत के लोगों की खिदमत करने का उन्होंने मौका दिया। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के दुआओं से, तो मैंने पूरे राजस्थान के लिए विशेष प्रयास किए कि आज जो हम शिलान्यास जैसलमेर में कर रहे हैं, जिन बालक और बालिकाओं की छात्रावास का, मैंने कल बाड़मेर के अंदर भी बालक और बालिका की छात्रावास का शिलान्यास किया था। बाड़मेर जिला जनसंख्या से जैसलमेर से तो बहुत ही ज़्यादा है, पर वहाँ भी छात्रावास नहीं थी। वहाँ के सिंधी समाज ने काफ़ी लंबे समय से शुरुआत करके थी एक सिंधी छात्रावास की, जहाँ वो बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, वहाँ उनके लिए रहने के लिए जगह थी। जब मैं पहली बार बाड़मेर में दौरे पर गया तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की 2013 की घोषणा और 5 साल हमारी सरकार नहीं थी, और 5 साल तक उस सरकार ने उस छात्रावास को बनाया नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि पिछली सरकार की नीति क्या थी, उनकी नीयत किस प्रकार की थी। मैंने बाड़मेर में अधिकारियों की मीटिंग ली और मैंने तुरंत रूप से उसी दिन फैसला करवाया। मैं कल शिलान्यास करके आया, बहुत ही शानदार जगह, और 3-4 महीने के अंदर वो बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी। और ये भी मैं चाहूँगा ऐसे हिसाब से कि आज जिसकी हम बुनियाद रख रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी का अच्छा ये भव्य भवन बने, ताकि आने वाले समय में तमाम जो शिक्षा के लिए, अभी यहाँ पास में पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी हैं, और भी शिक्षा के नए नए आयाम इस जगह आने वाले हैं, तो ये एक शानदार बिल्डिंग अच्छी बन जाए, ताकि जो यहाँ पर बच्चे शिक्षा लें, उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए तमाम जो है आवश्यक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध रहे उनको। ये भी भवन बनेगा तो उसके बाद में अभी एक शुरुआत में हम 100 बच्चों का यहाँ पर रखेंगे। सरकार की तरफ से उनका खाना पीना, कपड़े, सब चीज़ें मुफ्त सरकार की तरफ से होंगी। पर बच्चे हम 2,500 रुपये प्रति महीने खर्च करेंगे। पहले 2,000 रुपये देते थे। मुख्यमंत्री जी ने अभी फैसला किया SC/ST की जो छात्रावास और माइनॉरिटी की जो छात्रावास हैं, उन सब के लिए 500 रुपये वृद्धि कर दी। तो मैं समझता हूँ इसमें अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध होगी। पर उसके बाद भी जब हमारी छात्रावास या बने, उससे पहले मैंने हमारे विभाग को कहा है कि यहाँ पर NGO के द्वारा प्राइवेट लोग जो हैं
वो अपने स्तर पर भी अभी एक ऐसी हॉस्टल चला सकते हैं ताकि जो दूर दराज से बच्चे और बच्चियाँ आए उनको रहने के लिए और ठहरने की जगह मिल जाए। राजस्थान भर में मेरे आने के बाद में मैंने ये कोशिश की है कि लगभग पूरे राजस्थान में कोई ही ऐसा कोई माइनॉरिटी ब्लॉक होगा जहाँ पर छात्रावास नहीं हो। सरकारी नहीं है तो मैंने एनजीओ के द्वारा चालू करवा दिया है। तो लगभग आगे भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि कोई ऐसा जिला स्तर और कोई भी ऐसा उपखंड ऐसा नहीं रहे जहाँ पर छात्रावास हमारे विभाग द्वारा नहीं चलाई जा रही है। आज यहाँ 5 करोड़ का हो रहा है, उसके बाद में हम एक CSC बना रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। उसके लिए भी लगभग मैंने प्रशासन को कहा है कि जल्दी वो ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। अभी जगह का चयनित होना बाकी है, तो उस पर भी लगभग हम 150 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। और जैसे ही वो कॉमन सर्विस सेंटर बन जाएगा तो हमारे बच्चों को एक अच्छी जगह मिल जाएगी। वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए, या महिलाएं ऐसी जो अपना हुनर के कसीदा का काम करती है उनके प्रशिक्षण के लिए, वो तमाम काम जो है उस कॉमन सर्विस सेंटर से शुरू हो जाएंगे। इसी तरह पोखरण के अंदर भी मैंने अभी 150 लाख का भी वहाँ भी छात्रावास में बना रहा हूँ। हरियाणा के अंदर भी अभी मुख्यमंत्री जी बजट में घोषणा हो चुकी है, वहाँ पर भी हम छात्रावास बना रहे हैं। तो लगभग हर उपखंड में आने वाले समय, जैसे मेरे जिले के जितने भी उपखंड है, उस सब जगह हमारा प्रयास रहेगा कि सब जगह ये हमारे छात्रावास शुरू हो जाए। और अभी पहली बार मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो अक़लियत के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके बच्चों के लिए जो यहाँ पर सरकार द्वारा मॉडल स्कूल जिस प्रकार चलते हैं, नवोदय विद्यालय चलते हैं, उसी तर्ज पर हम आवासीय विद्यालय भी पहली बार राजस्थान में शुरुआत कर रहे हैं। अभी मसूदा के अंदर हमने शुरू कर दिया, भरतपुर के अंदर शुरू कर दिया, और आने वाले टाइम में आपके चोटन और जैसलमेर और तमाम और राजस्थान के जिलों के अंदर भी हम आवासीय विद्यालय सरकार की तरफ से शुरू कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि समय की ज़रूरत के अनुसार जिस तरह से समय बदल रहा है, शिक्षा का युग आ रहा है, तो हमें इस प्रकार के नए नए आयाम करने होंगे, नए इदारे खड़े करने होंगे, तभी हमारे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। अभी आपने यहाँ पर देखा होगा कि मदरसों के लिए हमने विशेष तौर से काम किया। पहली बार राजस्थान के अंदर मैंने मेरे विभाग को कहा कि ऐसे कई मदरसे हैं जहाँ पर अच्छी तालीम दी जाती है, पर गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उनके भवन नहीं होते हैं, तो बच्चों को खुली छत रहना पड़ता है। तो मैंने विभाग से हमारे जो प्राथमिक तक के जो मदरसे हैं उनको हम 15 लाख रुपए दे रहे हैं, और जो उच्च प्राथमिक हैं उनको हम 22 लाख रुपए दे रहे हैं। ये शुरुआत भी मैंने पहली बार की है। जैसलमेर में लगभग हमने 8 मदरसों का चयन किया है। हर साल हम 6-7 मदरसे हर जिले से लेते हैं। अभी 1,42,83,000 रुपये खर्च होंगे इन मदरसों के भवनों पर, जो दोनों पोखरण और जैसलमेर विधानसभा में होंगी। तो लगभग और भी आपको लगता है कि ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर हमें भवन बनाने की ज़रूरत है, उसको हम जल्दी चयन करेंगे। जब भी हमारी वेबसाइट खुले तब आप अपने ऑनलाइन आवेदन करें। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम मदरसों के अंदर तमाम जो सुविधाएं हैं, स्मार्ट क्लासरूम हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, फर्नीचर की सुविधाएं हो, ये तमाम सुविधाएं हम दें, और जिलों के अंदर लगभग ऐसे हम मॉडल मदरसे तैयार करें जहाँ पर बच्चों को अच्छी तालीम मिले। लंबी मांग थी 2003 में जब मदरसा बोर्ड बना, उसके बाद में लगातार ये डिमांड रही कि मदरसों के लिए संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, उनके लिए एक्ट बनना चाहिए। मैंने बनते ही कहा था कि मैं जल्दी इस पर काम करूँगा, और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे वो सौभाग्य मिला। मैंने विधानसभा के अंदर वो संवैधानिक दर्जा और एक्ट पास करवा लिया। तो आज ये जो मदरसा एक्ट पास हुआ है, मैं आने वाले टाइम के अंदर इसके रूल्स बन जाएंगे, नियम बन जाएंगे, कायदे बन जाएंगे। तो उसके बाद तमाम जो सुविधाएं हैं आने वाले टाइम में, ये जो मदरसे हैं, आपको एक अलग से बोर्ड मिलेगा जहाँ पर सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी के स्कूल भी इन्हीं मदरसों में चलेंगे। ऐसा मेरा प्रयास है। तो ये तमाम जो काम हो रहे हैं
तालीम के लिए हो रहे हैं, शिक्षा के लिए हो रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया, बड़ा शानदार बजट दिया, क्योंकि एक साल आप और हम सब घरों में बंद रहे, क्यों महामारी कोविड आ गई। उस कोरोना की वजह से आपने हालात पूरी दुनिया और देश के देखे, लॉकडाउन रहा। इसी 22 या 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया, लगभग 1 साल होने वाला है। ऐसे दिन जिंदगी में मालिक कभी हमें नहीं दिखाए कि ऐसी महामारी में लोग इतने भयभीत हो गए कि लोगों का आपस में एक दूसरे का आना जाना बंद हो गया, व्यक्ति व्यक्ति से डरना शुरू हो गया। पर उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने हर रोज एक विषय की, तमाम जो लोग थे, समाज सेवी, धर्मगुरु, NGO के लोग, पक्ष विपक्ष के लोग, सब लोगों से उन्होंने बात की और वहाँ पर तमाम वो सुविधाएं की ताकि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगे। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष पढ़ लिया कि राजस्थान की जनता को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो मुख्यमंत्री जी का ये जो बात हर NGO, हर आदमी ने सुनी, उनकी अपील को। तो आपने देखा होगा कोविड के अंदर जगह जगह लोगों को किट बांटे गए। हर जगह जो श्रमिक पैदल चल रहे थे उनके लिए आपने देखा किस प्रकार से उनके खाने पीने के लिए रसोइयाँ चालू हो गई थी। जैसलमेर में चेयरमैन साहब ने बहुत ही शानदार यहाँ पर रसोई चलाई, रोज 3000 लोग वहाँ खाना खाते थे। इसी प्रकार हर राजस्थान के हर जिले के अंदर इस प्रकार से लोगों ने समाज सेवा की। आज आपने देखा देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब काम कर रहे हैं, उसी प्रकार देश के दूसरे मुख्यमंत्री भी उनकी तरह काम करें। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी भावना किस प्रकार की थी, जो एक कोविड के अंदर सरकार का एक दायित्व होता है। अभी भी मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। जिस प्रकार से 1-2 दिन से आंकड़े बढ़े हैं, उन्होंने वापस अपील की है कि हमने जो गाइडलाइन बनाई है उनको वापस आप पालन भी करें। तो इस महामारी के बीच भी आपने देखा एक शानदार बजट था। एक तरफ केंद्र सरकार का बजट आया तो लोगों को एक हाथ निराशा लगी। लोगों ने देखा ये जो बजट है, पता नहीं अब देश के क्या हालात रहेंगे, महंगाई खत्म होगी कि नहीं होगी। पर राजस्थान के लोगों को बहुत उम्मीद थी। विपक्ष के लोग कह रहे थे कि अब तो सरकार के पास पैसा नहीं है, पता नहीं बजट कैसा आएगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब MLA लोग भी चिंता कर रहे थे। पर हमारी जो विधायक दल की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इशारों में कह दिया कि राजस्थान का बजट जो है शानदार बजट आएगा, आप देख लेना। और हमने देखा वो चीज। जब बजट पेश हुआ, लगभग 3 घंटे तक उन्होंने बजट भाषण दिया और हर वर्ग को, 36 कौम के लोगों को, हर विभाग को और खास बात हर जनप्रतिनिधि को, जिस विधायक ने जो मांगा जो दिया, मतलब मांगने वाला थक सकता था। अशोक गहलोत साहब की जो पेन है वो कलम नहीं रुक रही थी। तो आज देख सकते हैं इतना शानदार बजट किसानों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, चिकित्सा के लिए। चिकित्सा के अंदर इतना शानदार काम किया है। आज हर जिले के अंदर अच्छी हॉस्पिटल खड़ी हैं। CSC और PSC के अंदर तमाम डॉक्टर, NMs के पद भर दिए हैं। तो आज इस बजट के अंदर जो लोगों को उम्मीद थी राजस्थान की सरकार से, उस उम्मीद पर ये बजट मैं समझता हूँ खरा उतरा है। मुख्यमंत्री जी ने एक शानदार बजट दिया है और इस बजट से कहीं न कहीं हमारी महंगाई भी कम होगी और राजस्थान के विकास के लिए 4 पक्ष लगेंगे। राजस्थान का अच्छा विकास होगा। अभी मैंने देखा जब बजट पेश हुआ उस समय, चाहे अच्छा बजट, तो विपक्ष के लोग की प्रतिक्रिया तो ऐसी रहती है, वो कभी सराहना नहीं करते। पर इस बार ये जरूर देखा, जो उनके अच्छे लोग थे उनको लिए कहने के लिए कुछ नहीं था, मुंह छिपा करके मीडिया से निकल रहे थे, क्योंकि बजट में सब कुछ आ गया था। तो फिर भी कुछ लोगों ने माइनॉरिटी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। इस बजट में माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कुछ आवाज़ उठने लगी। पर मैं उनको कहना चाहता हूँ, 2013 की घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की, हमारी सरकार चली गई, पर 5 साल तक उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया। आज ये बजट पेश हुआ था। इस बजट में विशेष तौर से जो माइनॉरिटी के लोगों के लिए
100 करोड़ रुपए का अलग से कोष दिया है, कोष का गठन किया है। और उसके साथ साथ में जो हम गरीब लोग हैं जो अपना काम धंधा खोलना चाहते हैं, उनके लिए लोन की व्यवस्था के लिए कुछ एनपीए खाते हो गए, लोगों ने पैसा सही टाइम पे जमा नहीं कराया, उसके बाद में केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। तो इस योजना को वापस चालू करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, तो उन्होंने विशेष तौर से अपनी रिप्लाई के अंदर देखा होगा आपने कि जो लोगों ने ऋण लिया है उनकी ब्याज और पेनल्टी पूरी माफ कर दी है, और जो मूलधन है उस मूलधन में भी छूट देने की घोषणा की है, और उसके साथ में 20 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है, ताकि हम जो गरीब लोग हैं या ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा के लिए ऋण लेना चाहते हैं, चाहे वो कई देशों में जहाँ पढ़ाई कराना चाहते हैं या आईएएस, आईपीएस, आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी वजह से पढ़ाई रुक जाती हैं। तो हम आने वाले टाइम में जल्दी इस लोन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, और मैं चाहूँगा ऐसे लोगों को जो अपना वास्तव में काम धंधा चालू करना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम जल्दी हमारी वेबसाइट खोलेंगे, आप अपना ऑनलाइन आवेदन शुरू कर देना। हम हर जिले के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लगभग जितने भी आवेदन आए उनको 100% हम पूरा कर दें, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको एक नया रास्ता मिल सके। इसी प्रकार उर्दू के लिए भी कई प्रकार की बातें की गई। पिछली सरकार में जो उर्दू के आदेश हुए उसकी वजह से कुछ ऐसी भ्रमित बातें आई, पर मुख्यमंत्री जी ने हमारे शिक्षा मंत्री और तमाम जो लोग हैं उनको बुला करके विशेष कहा कि जो हमारी तृतीय भाषा उर्दू है, उर्दू भाषा सब एक किसी कौम की नहीं है, सभी लोग उर्दू पढ़ते हैं। कई जातियों के लोग उर्दू पढ़ते देखा है, कई जातियों के मैंने टीचर भी देखे हैं। पर अभी इस बजट रिप्लाई के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी है, चाहे बच्चा संस्कृत ले, गुजराती ले, पंजाबी ले, चाहे उर्दू ले, जहाँ पर भी जिस विद्यालय के अंदर 10 बच्चे होंगे वहाँ पर 10 बच्चे होते ही वो लिख के देंगे। उसके बाद में वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का डीओ वहाँ पर उर्दू या जो भाषा लेना चाहता है वो सैंक्शन करवाएगा, और साथ साथ में पद भी सैंक्शन हो जाएगा। ये कम बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और जो लोग भ्रमित करते हैं समाज को, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की नीयत साफ है। हम चाहते हैं कि 36 कौम का विकास हो, सबके लिए हम अच्छा काम करें, उसी प्रकार के हमारे प्रयास हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो विभाग की योजनाएं हैं उन योजनाओं का आप अच्छा फ़ायदा लें। स्कॉलरशिप के लिए विशेष सम दे रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं। मैंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं पोस्ट मैट्रिक में, मेरिट कम मीन्स में, जो हमारे 10+2 में आगे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप जो है टारगेट बेस पे थी। यदि हमारे पास 5000 फॉर्म आते थे तो केंद्र सरकार कहती थी कि अब हम 1000 बच्चों को ही स्कॉलरशिप देंगे, 4000 बच्चे बच जाते थे। तो हमने ये बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, तो उन्होंने विशेष तौर से कहा है कि जो पात्र बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, और जो केंद्र सरकार के बाद में जो बच्चे पढ़ेंगे उन 100% हम छात्रवृत्ति देंगे, और उसका भुगतान राजस्थान की सरकार करेगी। तो ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है जो हमारे डिपार्टमेंट की लंबे समय से मांग थी। जो तमाम जो हमारी डिमांडें थी वो सब डिमांडें मुख्यमंत्री जी ने पूरी की हैं। और केंद्र सरकार से तो आप हालात देख सकते हैं, कुछ भी मांग लो, तेरे वाली घोषणा है वो पूरी नहीं हुई थी। आज देश का अन्नदाता, देश का किसान देश की सीमाओं पर जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, आज किसान की बात भी केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। लगभग 100 दिन से ऊपर हो गए, 101 दिन हो गए। 101 दिन से किसान अपनी जगह अड़ा हुआ है। किसान कह रहा है कि आपने जो ये 3 काले कानून बनाए हैं, ये काले कानून आप वापस लो। इस काले कानूनों से किसानों को फायदा नहीं है। और एक तरफ मीटिंग करते हैं कृषि मंत्री जी किसानों के साथ, फिर कहते हैं कि मैं इसमें संशोधन कर देता हूँ 8-9, कभी उनको आतंकवादी कह देते हैं, कभी खालिस्तानी कह देते हैं,
कभी कभी आंदोलनकारी जीवी कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों के लिए बोलते हैं। 200 किसान शहीद हो गए, 200 किसान, फिर भी न तो उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त की गई, न श्रद्धांजलि दी गई, न उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, आज उनके प्रति आप संवेदना भी व्यक्त नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा क्या हो देश का। आज देश में किसान और जवान सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं जो केंद्र में सरकार बैठी है वो किसके लिए काम कर रही है। जो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सरकार सिर्फ उनके लिए काम कर रही है, जो उन्होंने नारा दिया, हम दो हमारे दो। वो 2 आदमी चाहिए, 2 तो जो शासन कर रहे हैं और 2 जो वो लोग जिनके लिए ये सरकार इस प्रकार के कानून और काम कर रही है। उनको किसी भी लोगों की चिंता नहीं है। आज महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपए से ऊपर चढ़ गए। यही जो लोग कह रहे थे, धरने दे रहे थे कि पेट्रोल डीजल के भाव डॉलर का बता रहे थे, मनमोहन सिंह की उम्र के बराबर जा रहा है। आज पता नहीं किसकी उम्र के बराबर जा रहा है, आप देख रहे हैं। या हमारे प्रधानमंत्री जी के डैडी के बराबर जा रहा है डीजल और डॉलर दोनों साथ साथ में। पर फिर भी उनको चिंता नहीं है, वही ऐसो आराम कर रहे हैं। किसान मरे तो मरे, जवान चाइना बॉर्डर में क्या हालात हो रही है, पाकिस्तान बॉर्डर में क्या हालात हो रही है, चीन हमारे सीमा के अंदर घुस रहा है, फिर भी उनको चिंता नहीं। इसलिए सिर्फ उनको चिंता अपने मित्रों की है और किसी को चिंता नहीं, चाहे कुछ भी देश के अंदर हो जाए। तो आज केंद्र में जो सरकार है उस सरकार की मैं समझता हूँ देश के लिए नीति ठीक नहीं है। पर माले की बचाए भला करे लोगों का। पर आने वाले टाइम में अभी नगर जो म्यूनसिपलिटी के चुनाव थे दिल्ली के अंदर, वहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और अभी यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोग जो है इनको आईना दिखा देंगे। समय रहते सुधर जाए तो ठीक रहेगा, नहीं सुधरेंगे तो देश की जनता उनको सुधार देगी। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमने 3 कानून असेंबली अंदर पास कर दिए और उसके बाद में अभी बजट के अंदर घोषणा की है कि आने वाले टाइम में किसानों के लिए अलग से बजट पेश होगा। तो आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए उनकी क्या सोच है। इसलिए आप चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसलमेर के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, क्योंकि जैसलमेर जिला अशोक गहलोत साहब का हमेशा फ्री जिला रहा। कोविड की वजह से नहीं आए वो अलग बात है, पर पिछले जब सीएम थे जोधपुर से ज़्यादा जैसलमेर आए थे, और अभी कोविड था उसके पहले भी आए तो ज़्यादा जैसलमेर आए। और जैसलमेर की हम कोई डिमांड करते हैं। पिछली बार हमको कहा गया कि जैसलमेर में हमारे पत्रकार साथियों ने कह दिया कि यहाँ पर सीमेंट के उद्योग लेके आओ, तो सीएम साहब ने नहीं, जैसलमेर को तो हम साफ सुथरा रखना चाहते हैं, यहाँ पर तो हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा कि 3500 बीघे के अंदर एक 10 करोड़ की हम डीपीआर तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे जो पर्यटक आएंगे दुनिया भर से जैसलमेर में आते हैं, तो उनके लिए विशेष तौर से यहाँ पर एक बनेगा, तमाम रिसोर्ट मोटर वगैरह बनेगी, तमाम ऐसे आयाम होंगे जिसमें जैसलमेर ज़िले में पर्यटन आकर्षित होगा। हमारे जो पुराना फोर्ट, पुरानी हवेलियाँ, जो लोग दुनिया भर से आते हैं, जो पहला ऐसा जैसलमेर का किला है जहाँ अंदर लोग रहते हैं, बाकी पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा किला नहीं है जहाँ पर लोग अंदर बसते हो। तो हमें हमारी इस धरोहर को बचाना है। जो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि पर्यटन को हमें बढ़ावा देना है, तो हमारा डेजर्ट, हमारी हवेलियाँ, तमाम चीज़ों सुरक्षित करने के लिए भी, जैसलमेर को साफ सुथरा रखने की भी आपको हमारी जिम्मेवारी है, ताकि जिस संस्कृति से लोग जुड़े हैं उनका दिनों दिन जुड़ाव भी बना रहे। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लोगों का विशेष तौर से हमने टाइम भी ले लिया, क्योंकि 2.5 घंटे में लेट हो गया। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी आप लोगों की यहाँ की डिमांड होगी, हम हमेशा प्रयास करेंगे कि जैसलमेर में आने वाले 3 सालों के अंदर हमारी सरकार जो है, इस सरकार से जितना अच्छा कर पाएंगे उस विकास के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार मैं पुनः शर्मा जी, हरीश सिंह जी, आपके PWD साहब, ये भवन आप जल्दी तैयार करोगे, साथ में कॉमन सर्विस सेंटर पोकरण की अभी जल्दी हम शिलान्यास करेंगे। ये तमाम काम आप सही समय पर शुरू करके यहाँ के लोगों को लाभ दिलाएंगे। इसलिए एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।